नमस्कार। छत्तीसगढ़ राज्य का बस्तर संभाग वनांचल है। यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर मुख्य रूप से गोंड समुदाय के लोग रहते हैं। गोंड समुदाय की यहाँ पर दो प्रमुख उपजातियाँ माड़िया और मुरिया बसती हैं। यहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों में, यहाँ के वनों में हमें उनके गांव सहज ही देखने को मिल जाते हैं। जब हम उनकी जीवन शैली को देखते हैं तो बड़ी हैरत होती है, क्योंकि जीवन शैली आकर्षित तो करती है, उनकी सांस्कृतिक विरासत हमें बहुत आकर्षित करती है, लेकिन हैरत में डालती है ये देखकर कि सभ्यता के इस चरण में भी, आधुनिकता के इस दौर में भी बस्तर के ये गोंड प्रकृति के साथ अपने अटूट नाते को निभाते चले आ रहे हैं। इनकी सांस्कृतिक विरासत, इनकी परंपराओं के जरिए आपसे और हमसे हमेशा रूबरू होती आई हैं। आज इस कार्यक्रम के जरिए आइए बस्तर के गोंड समुदाय से रूबरू हों। भारत एक विशिष्ट राष्ट्र है। विशिष्ट है इसकी विविधता, जाति, धर्म, बोली, भाषा, खान पान, पहनावा, तीज त्योहारों और रीति रिवाजों की विविधता। एक विशिष्टता इसका गांवों का देश होना भी है। इन्हीं गांवों में कुछ गांव गोंड समुदाय के हैं। यह भारत का प्रमुख जनजातीय समुदाय है। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर अंचल में भी गोंड जनजाति का बाहुल्य है। जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली बस्तर की यह जनजाति ऑस्ट्रोलायड नस्ल तथा द्रविड़ परिवार की एक जनजाति है। पारी कुपार लिंगों ने गोंड धर्म की स्थापना कर इस जनजाति को एक सूत्र में बांधा। प्रकृति के साथ भी इसका सहज बंधन दिखाई देता है, पर यह बंधन नहीं, मुक्ति है। बस्तर में रहने वाले गोंड समुदाय के लोग आरंभ से ही प्रकृति के साथ जीवन जीते आए हैं और अपनी हर जरूरत प्रकृति से ही पूरी करते आए हैं। वनों के बीच और वनों के आसपास बसे इनके गांव होने के कारण ये खेती के लिए भी वनों के बीच की जमीन को चुना करते थे और वहां उगी हुई घास को जलाकर उसमें बीज रोप दिया करते थे। लेकिन समय के बदलाव ने इन्हें व्यवस्थित खेती की तरफ मोड़ दिया और अब ये परंपरागत लघु धान्य फसल कोदो कुटकी के साथ ही धान की फसल भी उपजाने लगे हैं और वक्त के बदलाव को देखते हुए मक्के जैसी दूसरी फसल भी अब इनके खेतों में लहराने लगी है। गोंड जनजाति का प्रमुख व्यवसाय खेतीबाड़ी और पशुपालन है। सभ्यता के इस चरण में यह समुदाय अब परंपरागत डिप्पा कृषि एवं पैंडा कृषि पद्धति को छोड़कर समतल भूभाग पर कृषि करने लगा है। घर की बाड़ी में छोटी छोटी क्यारियों से ये बड़ी आसानी से अन्न उपजा लेते हैं। अब तो इनके गांवों में बड़े और व्यवस्थित खेतों में लहराती फसलें आसानी से दिख जाया करती हैं। कोदो और कुटकी जैसी लघु धान्य फसल उपजाने वाली यह जनजाति अब प्रमुख रूप से धान की फसल उपजाने लगी है। खेती की पद्धति और साधन प्रायः परंपरागत ही हैं, लेकिन आधुनिक साधन और तकनीक भी अब इस समुदाय के लोग अपनाने लगे हैं। समय के बदलाव ने इस समुदाय के लोगों को मक्के की पैदावार के लिए कुछ इस कदर तैयार किया कि आज इनके गांवों में मक्के की उपज लेते समुदाय के किसान आसानी से मिल जाएंगे। धान इनके भोजन का प्रमुख आधार है, तो मक्के की उपज बेचकर ये आय प्राप्त करते हैं, जिससे दूसरी दैनिक जरूरतों की चीजें खरीदते हैं। बस्तर के गोंड समुदाय के लोगों ने जब प्रकृति को अपना सहचर बनाया तो उन्होंने प्रकृति से जुड़ी हर चीज को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उन्होंने खेतीबाड़ी के साथ ही पशुपालन शुरू किया। पशुपालन दो उद्देश्य से, एक तो खेतीबाड़ी के उद्देश्य से और दूसरा अपने भोजन में मांस की जरूरत पूरा करने के लिए। अब तो बस्तर के गोंड समुदाय के लोग व्यापार के लिए भी पशुपालन करने लगे हैं। गोंड जनजाति के लोग वन क्षेत्र में रहने के कारण परंपरा से जंगली जानवरों का शिकार और घरेलू पशुओं का पालन करते आ रहे हैं। अब शिकार नहीं होता, लेकिन पशुपालन ये अब भी करते हैं। खेतीबाड़ी की ही तरह पशुपालन भी इनका मुख्य व्यवसाय हो गया है। ये प्रमुख रूप से गाय, बैल और भैंस पालते हैं। खेती के दृष्टिकोण से भी इन पशुओं का पालन
फायदेमंद होता है। हल और गाड़ी में जोतने के लिए भी और खाद की पूर्ति के लिए भी। समुदाय के लोग अपने भोजन में प्रायः मांस का सेवन करते हैं। अवसर विशेष हो, जैसे धार्मिक आयोजन या शादी ब्याह का या फिर कोई सामाजिक अवसर, फिर कोई स्थानीय त्योहार ही क्यों न हो, तब तो मांस ही प्रमुख भोजन हो जाया करता है। ये मुख्यतः मुर्गे का, सूअर का और बकरे का मांस खाना पसंद करते हैं और इसी उद्देश्य से इनका पालन करते हैं। मुर्गे मुर्गियों का पालन तो घर पर ही हो जाता है। बकरे बकरियों के लिए मिट्टी और लकड़ी की छोटी कोठरियां बनाई जाती हैं। सूअर पालन के लिए भी लकड़ी की चार दीवारी तैयार कर उस चार दीवारी में ही लकड़ी का एक मंडप नुमा कमरा बना दिया जाता है। समुदाय के लोग इन पशुओं की बिक्री से भी अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। बदलते दौर में अब समुदाय के लोग मछली पालन कर आर्थिक समृद्धि की राह पकड़ने लगे हैं। समय बदला पर इनकी पशुपालन की प्रवृत्ति नहीं बदली। ये इनकी आदत भी है और आवश्यकता भी। बस्तर का गोंड समुदाय प्रकृति के बीच, प्रकृति के साथ जीवन यापन करता है। इनके जीवन की हर जरूरत प्रकृति से पूरी हो जाया करती थी, लेकिन समय के बदलाव ने इनकी ज़रूरतों को बदला और अब इन्होंने हाट संस्कृति की रचना की, जहां पर ये अपनी दैनिक ज़रूरतों की चीज़ों की खरीद बिक्री किया करते हैं। ये हाट बाज़ार बस्तर के गांवों में आज भी लगते हैं। इन हाट बाज़ार से गोंड समुदाय के लोगों की ज़रूरतों की चीज़ें तो पूरी होती ही है, ये इनके मनोरंजन का भी एक प्रमुख केंद्र है। बस्तर का गोंड समुदाय अपनी दैनिक ज़रूरतों के सामानों की खरीद बिक्री के लिए हाट बाज़ार का रुख करते हैं। ये हाट बाज़ार साप्ताहिक प्रकृति के होते हैं, जो सप्ताह के एक विशेष दिवस पर पंचायत के किसी बड़े गांव में नियत स्थल पर लगते हैं। इन हाट बाज़ारों में दैनिक ज़रूरतों की चीज़ों के साथ शौक की वस्तुएं भी खूब मिलती हैं। इन हाट बाज़ारों में समुदाय के लोगों को नमक, मिर्च, हल्दी, तेल जैसे रसोई का सामान तो मिलता ही है, साबुन, तेल जैसी ज़रूरत की चीज़ें भी बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। सब्जियों की खरीद बिक्री भी हाट बाज़ार में खूब होती है। घर की बाड़ी में उगी सब्जियां बेचकर आय कमाने और अपनी पसंद की सब्जी खरीदने भी समुदाय के लोग इन हाट बाज़ारों में पहुंचते हैं। परंपरा से गोंड समुदाय मिट्टी के बने बर्तनों में भोजन पकाते और साल के पत्तों के बने दोने पत्तल में खाते आ रहे हैं। एल्यूमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल भी अब इस समुदाय के लोग खूब करते हैं, पर केवल भोजन पकाने के लिए, क्योंकि दैनिक जीवन हो या सामाजिक धार्मिक उत्सव, खाना खाने के लिए अब भी साल के पत्ते से बने दोने पत्तल ही काम में लाए जाते हैं। इनके परंपरागत परिधान की बात की जाए तो हाथ से बुनी साड़ियां और धोती अब समुदाय के बुजुर्ग महिला पुरुष की आवश्यकता और पसंद रह गई हैं और वो इस हाट बाजार में बिकती भी हैं। पर यहाँ युवक युवतियाँ और समुदाय के नौजवान आधुनिक फैशन के कपड़े खरीदने भी पहुँचते हैं। इन हाट बाजारों में गोंडी युवतियाँ चांदी के बने पारंपरिक गहने खरीदने भी पहुँचती हैं। चापसरी, खुसली, बोहटा, पैड़ी, मुंदी, टोडर और लुरकी जैसे गहने उनकी पहली पसंद होते हैं। गोंड जनजाति की उपजाति माड़िया समुदाय के पुरुष भी गहनों के शौकीन होते हैं और खूब खरीदते और पहनते हैं। इन हाट बाजारों में एक निश्चित स्थल ऐसा भी होता है जहां प्राकृतिक पेय पदार्थ, सल्फी, लंदा, छिंदरस और महुए की शराब की बिक्री होती है। इनके सेवन के शौकीन समुदाय के स्त्री पुरुष यहाँ जुटते हैं और मुक्त भाव से इनका सेवन करते हैं। पारिवारिक विषय पर विचार विमर्श हो या शादी ब्याह के लिए रिश्ते की बात, गोंड समुदाय के लोग हाट बाजार के इन स्थल को और माहौल को बिल्कुल उपयुक्त पाते हैं। बस्तर में रहने वाले गोंड समुदाय की अपनी सांस्कृतिक विशिष्टताएं हैं। ऐसी ही एक सांस्कृतिक विशिष्टता है घोटुल। हम घोटुल को संस्कृति की पाठशाला भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर समुदाय के नौजवान युवक युवतियाँ रहकर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी सीखते हैं, अपने धार्मिक रीति रिवाजों से परिचित होते हैं, अपनी संस्कृति का हिस्सा बनते हैं और संस्कृति का संरक्षण भी करते हैं।
बस्तर की गोंडी संस्कृति जीने की उमंग और उल्लास से भरी है, तो इसमें अपने समुदाय और परंपरा के प्रति निष्ठा और समर्पण का भाव भी खूब मिलता है। ये निष्ठा और समर्पण समुदाय की भावी पीढ़ी के लोक व्यवहार में भी समाहित हो, इसके लिए समुदाय के लोग गांव में घोटुल का निर्माण करते हैं। घोटुल वास्तव में एक व्यवस्था है जिसे समझ की सरलता के लिए हम जीवन की पाठशाला कहें तो शायद गलत नहीं होगा। घोटुल व्यवस्था बस्तर में बसे बाइसन हॉर्न माड़िया और अबूझ माड़िया समुदाय की सांस्कृतिक पहचान है। इस सांस्कृतिक परंपरा की शुरुआत गांव में घोटुल घर के निर्माण से होती है। घोटुल घर में समुदाय के कुंवारे नौजवान युवक युवतियों को रीति अनुसार प्रवेश दिया जाता है। ये नवयुवक नवयुवतियां शाम होते ही घोटुल घर में रहने पहुंचते हैं। घोटुल में इन युवक युवतियों को एक नया नाम और नई पहचान दी जाती है और साथ ही दी जाती है अपने समुदाय की संस्कृति एवं परंपरा की सीख। यह सीख घोटुल के पुराने सदस्य रह चुके बुजुर्गों द्वारा दी जाती है। आगे पीला खादन तो साहबलर बने मायनो पीछे दंपदा मंतुराडी दे जंगल से मंतुरा सुच्चाई है। घोटुल में रहने वाले नवयुवकों को प्रतिदिन शाम को घोटुल घर आते हुए ईंधन के लिए जंगल से 5-5 लकड़ियां लानी होती है और नवयुवतियां नियमानुसार साल के जंगलों से पत्ते तोड़कर घोटुल घर पहुंचती हैं। इस क्रिया में श्रम है, सहयोग है, जिम्मेदारी है और है मनोरंजन भरपूर। घोटुल में रहने वाले नवयुवकों को लयोर और नवयुवतियों को लया कहा जाता है। घोटुल के बड़े लड़कों को घोटुल की क्रियाओं के संचालन की जिम्मेदारी दी जाती है। यह जिम्मेदारी पूरी करने के लिए उनमें से कोटवार या मुखिया का चुनाव किया जाता है। कोटवार और मुखिया की यह जिम्मेदारी होती है कि वे सभी सदस्यों के कामों को जांचें और कमी पाए जाने पर उन्हें दंडित भी करें। इसी व्यवस्था के तहत घोटुल के नवयुवकों द्वारा लाई गई लकड़ियों की गिनती भी होती है। कोई सदस्य यदि निश्चित मात्रा से कम लकड़ियां लाता है तो उसे डांट भी पड़ती है और कान पकड़कर उठक बैठक भी लगानी होती है। घोटुल की नवयुवतियां यहाँ साल के पत्ते से दोना पत्तल बनाना सीखती हैं और सीख जाने पर प्रतिदिन कुछ दोना पत्तल जरूर बनाती हैं। दोना पत्तल बनाना एक तकनीकी कारीगरी है। इन नवयुवतियों को दोना पत्तल बनाने में लगन से जुटे देखकर हैरत होती है, तो हैरत इस बात पर भी होती है कि इस समुदाय के लोगों के पास हर अवसर के लिए अपने लोकगीत हैं। घोटुल में दोना पत्तल बनाना सीखकर ये नवयुवतियां समुदाय के सामाजिक धार्मिक उत्सवों में सामूहिक भोज के लिए दोना पत्तल बनाकर आयोजन में सहयोग करती हैं। घोटुल घर में भोजन के लिए तो रोज ही दोना पत्तल बनाना होता है। घोटुल घर में नवयुवकों द्वारा लाई गई लकड़ियों का इस्तेमाल घोटुल घर में भोजन पकाने के लिए तो होता ही है, साथ ही यहाँ जमा कर रखी गई लकड़ियाँ भी गांव के सामूहिक आयोजनों में
सहयोग स्वरूप दी जाती है। घोटुल में रहने वालों को गांव के बुजुर्गों द्वारा भोजन बनाना भी सिखाया जाता है। रोज का खाना बनाना सामान्य बात हो सकती है, पर अपने समुदाय का पारंपरिक भोजन बनाना, इसके लिए समुदाय के योग्य पाकशास्त्री से शिक्षा लेनी ही होती है। घोटुल के ये सदस्य गांव में होने वाले उत्सवों में सामूहिक भोज के लिए पारंपरिक भोजन तैयार कर समुदाय के लोगों को सम्मान से खिलाने की जिम्मेदारी भी बखूबी सीखते और निभाते हैं। कहीं पहाड़ों पर बसे और कहीं जंगलों के बीच बसे गोंड समुदाय के लोगों का जीवन सरल दिखाई देता है, पर होता नहीं है। हिंसक जानवरों का खतरा हर समय आसपास मंडराता है। इस खतरे का शिकार कभी समुदाय के लोग होते हैं तो कभी उनकी फसलें। हिंसक जानवरों से रक्षा के लिए घोटुल के नवयुवकों को पारंपरिक हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। वन्य प्राणियों के शिकार पर कानूनी प्रतिबंध होने से इस समुदाय के लोग अब ना तो मनोरंजन के लिए और ना ही सुरक्षा के लिए किसी वन्य प्राणी का शिकार करते हैं, पर हां, परंपरा के निर्वाह के लिए पारंपरिक हथियार चलाने का प्रशिक्षण वो जरूर लेते हैं। आखेट पर कानून ने प्रतिबंध लगा दिया, पर आखेट से मनोरंजन की लालसा पर प्रतिबंध नहीं लग पाया। इस समुदाय के लोगों ने अपनी आखेट की लालसा को पूरा करने का बड़ा ही कलात्मक उपाय किया, इसे अपनी नृत्य कला का विषय बनाकर। इससे इनकी आखेट की लालसा तृप्त हुई, संस्कृति समृद्ध हुई और परंपरा अनवरत चलती आ रही है। गवरमार नृत्य आखेट शैली का ही लोक नृत्य है। पारंपरिक लोकगीत और लोकनृत्य गोंड जनजाति के लोगों की सांस्कृतिक पहचान है। जीवन के सुख दुख की अभिव्यक्ति के लिए इस समुदाय के लोग लोकगीत और लोकनृत्य को माध्यम बनाते हैं। घोटुल में रहने वाले नवयुवकों को पारंपरिक वाद्य मांदर, कोटोड़का, तुरबुड़ी, तुरही बजाना सिखाया जाता है। घोटुल में रहने वाले नवयुवक नवयुवतियों को घोटुल के पुराने सदस्य लोक नृत्य की भी शिक्षा देते हैं। उद्देश्य होता है जीवन को कलात्मक बनाना और संस्कृति से जुड़कर उसका संरक्षण करना। जोहरा मावी बम गोटो नहीं रही जे वाले दादन मिया गोटो जो है मास्टर इंज पाटन इंगो बने की तिरा दादा वारिस सेठे दीदी बेलो सा दुलो सब जोहरा सेवा जोहर रे इंगो जोहर जाले वाइते के हिंदी ठीक के आले से हिंदी जाने है रे रे लो यार ला रे ला रे लो ला रे घोटुल में साथ रहते जब नवयुवतियां किसी को भावनात्मक रूप से साथ पाती हैं तो उस नवयुवक के सिर पर कंघी फेरती हैं और हाथों की मालिश करती हैं। यह संकेत होता है उसे अपना साथी बनाने की चाहत का। इसे हम प्रणय निवेदन भी कह सकते हैं। प्रत्येक मास की पूर्णमासी का दिन वो अवसर होता है जब घोटुल के नवयुवक और नवयुवतियां रात में आग जलाकर उसके चारों ओर नृत्य करते हैं। पारंपरिक वेशभूषा,
लोकवाद्य की थाप, लोकगीत की तान और उस पर सामूहिक लोकनृत्य। रात के अंधेरे में जीवन का यौवन इस कदर मादक हो उठता है कि उसकी मादकता में वह पूरा वातावरण ही लीन होता जाता है। नृत्य के दौरान जो नवयुवक नवयुवतियां एक दूसरे का प्रणय निवेदन स्वीकार कर लेते हैं, वे एक दूसरे का हाथ थामे नृत्य दल से अलग हो दूर जाकर एकांतवास करते हैं। ऐसी जोड़ियों को परिवार और समुदाय की रजामंदी से दाम्पत्य सूत्र में बांध दिया जाता है और तब उन्हें घोटुल घर छोड़ना पड़ता है। गोंड जनजाति की घोटुल संस्कृति निश्चित ही सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की पारंपरिक पाठशाला है। बस्तर के गोंड समुदाय के लोग अपने सामाजिक और धार्मिक उत्सव के मौके पर बनने वाले विशिष्ट पारंपरिक भोजन में मांस और मदिरा दोनों को शामिल करते हैं। इनका कहना है कि मदिरा पीने से इनको प्रकृति से जो अनुकूलता मिलती है वो बरकरार रहती है और इसीलिए मदिरा के रूप में ये महुए का, सल्फी का और छिंद रस का सेवन करते हैं। गोंड जनजाति प्रकृति की सहचर होती है, प्रकृति से सीखती भी है, प्रकृति के साथ जीती भी है। प्रकृति से जो मिलता है उसमें सुख से गुजर बसर करती है। इस जनजाति का भोजन जितना प्राकृतिक होता है उतना ही प्राकृतिक होता है इनका पेय पदार्थ। जो पेय पदार्थ इस समुदाय की पहली पसंद है वो है महुए से बनी शराब। शराब को स्थानीय बोली में मंद कहते हैं। इस जनजाति के निवास क्षेत्र के आसपास वनों में महुए के पेड़ की बहुतायत होती है। महुए के बीज का संग्रहण समुदाय के लोग दो उद्देश्य से करते हैं, इस वनोपज की बिक्री से आर्थिक लाभ के लिए और इससे घर पर शराब बनाकर उसके सेवन के लिए। महुए की शराब बनते इस समुदाय के लगभग हर घर में देखा जा सकता है। प्रकृति प्रदत्त महुए से शराब बनाने की विधि पूरी तरह प्राकृतिक एवं पारंपरिक है और महुए से बनी शराब महुआ मंद 100% प्राकृतिक। महुआ मंद और गोंड समुदाय का नाता बड़ा ही अटूट है। जीवन के हर अवसर में महुआ मंद का सेवन समुदाय के लोग करते हैं। रोज ही थोड़ी सी मंद का सेवन करने वाले बहुत हैं, तो बहुत से लोग विशेष मौकों पर इसका सेवन करते हैं। शादी ब्याह, सामाजिक सांस्कृतिक उत्सव, धार्मिक आयोजन, इन सब मौकों पर महुआ मंद का सेवन जैसे समुदाय की परंपरा हो और उनके द्वारा ये परंपरा बखूबी निभाई भी जाती है। मेहमान को महुआ मंद परोसना मेहमान के सम्मान का प्रतीक माना जाता है। एक विशेष बात यह है कि इस समुदाय के महिला पुरुष समान रूप से मंद का सेवन करते हैं और इसे सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है। महुआ मंद की ही तरह सल्फी रस भी समुदाय के लोगों द्वारा खूब पिया जाता है। सल्फी का ताज़ा रस शीतल पेय समान होता है, पर जैसे जैसे यह बासी होता जाता है इसमें प्राकृतिक खमीरण इसे भी शराब की तरह मादक पेय में परिवर्तित कर देता है। महुआ मंद की ही तरह इसका सेवन भी लगभग सभी सामाजिक धार्मिक मौकों पर किया जाता है। बस्तर का यह प्राकृतिक पेय सल्फी बस्तर बियर के नाम से भी शहरी समुदायों में खूब प्रसिद्ध है। सल्फी के सेवन का शौक लिए शहरियों को अक्सर गांवों में पहुंचते देखा जाता है। सल्फी के विक्रय से ग्रामीण अच्छी खासी कमाई करते हैं। सल्फी का रस निकालने का तरीका और रस निकालने वाला व्यक्ति दोनों विशेष होते हैं। सल्फी के पेड़ को समुदाय द्वारा पूजा भी जाता है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी इसे पुत्र समान माना जाता है। मान्यता है कि एक सल्फी का पेड़ अपनी आय से परिवार का पालन किसी पुत्र की ही तरह करता है। सल्फी केवल मादक पेय नहीं है, यह जनजातीय समुदाय की
संस्कृति का अंग है। महुआ मंद और सल्फी की ही तरह छिंद रस के शौकीन भी गोंडी समुदाय में बहुत मिलते हैं। जब कभी काम से लौटे कोई अपना मिला तो बातचीत के दौर के साथ छिंद रस का आनंद बातचीत के मज़े को दोगुना कर देता है। यह भी ताज़े में शरबत और बासी होने पर शराब है। महुआ मंद और सल्फी की ही तरह यह आय का जरिया भी है। गोंडी समुदाय के प्रायः हर घर में हमें सल्फी और छींद के पेड़ सहज देखने को मिल जाते हैं। बस्तर में रहने वाले आदिवासी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और मुख्यतः ये देवी की उपासना करते हैं। देखिए, बूढ़ा देव के रूप में ये शिव की आराधना भी करते हैं। बस्तर के गोंड समुदाय के लोग धार्मिक और सामाजिक दोनों तरह के उत्सव मनाते हैं। धार्मिक उत्सवों में ये अपने कुल देवता और अपने ग्राम में देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, तो इनके सामाजिक उत्सव प्रायः इनकी कृषि से और मौसम से संबंधित होते हैं। त्योहार जीवन को सरस बनाते हैं, सामाजिक समरसता बढ़ाते हैं। बस्तर के गोंड समुदाय का पारंपरिक त्योहार नवाखानी भी समुदाय के लोगों के बीच समरसता बढ़ाता है। धान की नई फसल अपने देवी देवता को अर्पण कर अच्छी उपज के लिए समुदाय के लोग उनका धन्यवाद करते हैं। इस मौके पर खेती के पारंपरिक औजारों और खेती में काम आने वाले पशुओं की भी पूजा की जाती है। इस मौके पर सामूहिक भोज होता है और मनोरंजन के लिए ग्रामवासी मिलकर सामूहिक नृत्य करते हैं। गोंडी समुदाय के लोग स्थानीय दियारी त्योहार भी मनाते हैं। यह त्योहार दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। इस त्योहार में समुदाय के लोग अपने पशुओं को विशेष रूप से भोजन पकाकर खिलाते हैं। यह विशेष भोजन एक खिचड़ी का स्वरूप होता है। चरवाहे का भी इस दिन सम्मान किया जाता है। उसे वस्त्र, अन्न, रुपए देकर उसका सम्मान किया जाता है। इस दिन उस स्थान की भी पूजा होती है जहां समुदाय के लोग अपने पशुओं को बांधते या चराते हैं। इस दिन ग्रामवासी मिलकर हर्षपूर्वक सामूहिक नृत्य भी करते हैं। भावनाओं की अभिव्यक्ति का सबसे सुंदर माध्यम है नृत्य। बस्तर के गोंड समुदाय के लोग भी जीवन के आनंद का जब उत्सव मनाते हैं तो लोक नृत्य करते हैं, फिर वो अवसर चाहे धार्मिक हो या सामाजिक। बस्तर के गोंड समुदाय का नृत्य सामूहिक होता है। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर जब वे पारंपरिक परिधान में नृत्य करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी प्रकृति उनके साथ नृत्यशील हो गई है। जब हम ये कहते हैं कि आदिवासियों का जीवन सरल सहज है तो इसका अर्थ ये होता है कि उनके जीवन में कृत्रिमता या व्यर्थ का बनावटीपन नहीं होता। नहीं तो वनों और पहाड़ों में जीवन कठोर भी होता है और संघर्ष से भरा भी। पर हैरत होती है ये देखकर कि इस कठोरता और संघर्ष के बीच भी जीवन का सौंदर्य अपने चरम पर होता है और खुशियों की ताल पर उन्मुक्त होकर झूमता नाचता है। गोंड जनजाति का सौंदर्य भी उसके लोक नृत्यों में परिलक्षित होता है। जीवन में खुशियों का कोई भी अवसर हो, समुदाय के लोग मिलकर नाचते जरूर हैं। स्थानीय वाद्यों की ताल पर गोंडी बोली में भावों को पिरोकर पारंपरिक वेशभूषा में नृत्यशील लोगों को देखकर मन मुग्ध हो जाता है। यूं तो क्षेत्रानुसार गोंड समुदाय के अनेक लोक नृत्य हैं, पर बस्तर में रहने वाली यह जनजाति प्रमुख रूप से मांडर लोक नृत्य करते हैं। नई फसल के त्योहार नवाखानी के अवसर पर किया जाने वाला यह नृत्य धार्मिक उत्सवों पर भी खूब किया जाता है।
गांव में स्थित देवगुड़ी के सम्मुख बस्तर की आराध्या देवी दंतेश्वरी के प्रति आस्था का लोक नृत्य हुल्की भी गोंड जनजातीय समुदाय की सांस्कृतिक विशेषता है। हुल्की नृत्य में आकर्षण भी है और समर्पण का भाव भी। भारतीय जीवन में शादी ब्याह और नृत्य को एक दूसरे से अलग करके देखना संभव नहीं है। ग्रामीण समुदाय में भी लोक नृत्य जैसे विवाह की प्रमुख रस्म हो। गोंड भी शादी ब्याह के अवसर पर मांदरी नृत्य करते हैं। विशेष वेशभूषा में किया जाने वाला यह लोक नृत्य सादगी और सौंदर्य का सुंदर मेल है। माघ के महीने में गोंड जनजाति के लोक नर्तकों का समूह डंडार लोक नृत्य करते हैं। एक ओर प्रकृति में सौंदर्य विद्यमान होता है तो दूसरी ओर डंडार की ध्वनि से जो स्वर मुखरित होता है मानो वो मन का स्वर बन जाता है। गोंडी समुदाय का गेड़ी लोक नृत्य मानव जीवन के सभी उदात्त भावों को समेटे हुए है। उमंग, उल्लास, उत्साह से सराबोर गेड़ी नर्तक लय ताल पर संतुलन का करिश्माई जादू बिखेरते हैं। इस गेड़ी लोक नृत्य में रोमांच भी है और रंगत भी। प्रकृति के साथ हजारों सालों का अटूट नाता निभाने वाली बस्तर की गोंड जनजाति प्रकृति की उपासक भी है, दोहक भी और पालक भी, और हाँ, संरक्षक भी।
गौड़ जनजाति की संख्या हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा है और अगर देखा जाए तो काफ़ी संख्या नारायणपुर में भी है। और मैं ये कहूँगा कि ये गौड़ जनजाति प्रकृति के काफ़ी नज़दीक है और उनका रहन सहन काफ़ी सरल और सहज है। सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और इनकी परंपराएं भी बाकी जनजातियों से अलग और अद्वितीय है। ये बहुत ज़रूरी है कि एक और तो उनकी विकास हो, साथ ही साथ उनकी संस्कृति भी बनी रहे, उनकी पहचान भी बनी रहे। तो हम जो है कोशिश करते हैं शासन के विभिन्न योजनाओं के तहत, एक और जहाँ पर ये बसाहट है वहाँ पर जो सुविधाएं होनी चाहिए कि शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सड़क का, विभिन्न तरह के जो न्यूट्रिशन की योजनाओं का, वो तो लागू करेंगे ही, साथ में उनकी संस्कृति भी बनी रहे। इसके लिए हमने बीड़ा उठाया है इनके जो देवगुड़ी है उनका जो उन्नयन करना और उनके संस्कृति और उनके रुचि के अनुरूप रखना, ताकि वो जो इस तरह से बने ताकि वो अपने संस्कृति पे, अपने इस पे गर्व करें और उनको ये हो कि भाई ये हमारी पहचान है और वो हम उसको संरक्षित करेंगे। बस्तर में जो गौड़ जनजाति है वो मुख्यतः मुरिया और माड़िया जनजाति में विभाजित है और इनकी अपनी विशेषताएं हैं। और ये जो विशेषताएं हैं वो चाहे उनके खान पान में भी देखा जाए और उनके सामाजिक संस्कार में भी, उनके धार्मिक संस्कार में भी, वो दूसरे संप्रदाय या कहना चाहिए दूसरे जनजातियों से कुछ भिन्नता लिए हुई है। और यहाँ की जो जनजातियाँ हैं उनमें एक विशेषता ये देखी जाती है कि वो प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर है और प्रकृति के अनुसार ही उनके सारे नियम संस्कार संचालित होते हैं। उसके साथ ही उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। वनोपज और लघु वनोपज उनकी मुख्य आय के स्रोत होते हैं और उसी के साथ वो कृषि पर निर्भर है। गौड़ जनजाति के अनेक उपजातियां हैं, 20 से भी अधिक उपजातियां हैं, परंतु बस्तर में विशेषकर मारिया, मुरिया, अबूझ माड़िया, धुरवा, बाइसन हार्न मारिया बहुत प्रसिद्ध हैं। कक्षाड़ इनका नृत्य है, घोटुल पाटा, रेला डांस, गेड़ी डांस, गौर सिंह डांस इनके प्रमुख डांसेस हैं और लिंगोदेव इनके प्रमुख देवता हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ की संस्कृति पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इसलिए ये बेहतर होगा कि जब भी हम इस क्षेत्र के गौड़ समाज के इन सभी उपायों को सामने रखें, इनके लिए विकास की बात करें, तो इनके संस्कृति को भी साथ लेके साथ चलें। बिना संस्कृति को साथ लिए कभी भी किसी भी समाज का विकास संभव नहीं हो पाया है। इसलिए ये आवश्यक है कि संस्कृति को किस रूप में हम लोग साथ लेकर चल सकें। अपने गौड़ कोयतोर समाज जो प्राचीन काल से और समाज से हट के हमारे कल्चर है, परंपरा है। हम जब शादी ब्याह करते हैं तो सम विषम में करते हैं और एक ही गोत्र से शादी नहीं करते, सम और विषम से शादी करते हैं। और शादी के पूर्व हमारे पुरखाओं का एक परंपरा है, पूर्वोत्तर उस बेटी को मांगते हैं और मांग के उसको एक नया खाने के त्यौहार में अपने घर के लाकांज में, चरू में उसको नया खाना खिलाने के लिए ले जाते हैं और अपने पुरखे के साथ में उसको सम्मिलित करके नया खाते हैं। अबूझ माड़िया और साथ में मुरिया ये आपस में मिल के लोग रहते हैं। और आज की डेट में माड़िया, अबूझ माड़िया और गौड़ जो जनजाति की बात करते हैं, इनकी सांस्कृतिक विरासत, जीवन शैली, पहचान एक बराबर हो गया है। गौड़ जनजाति की जो मौलिकता है और उनकी जो संस्कृति है वो बरकरार रहे और उसके साथ साथ एक बैलेंसिंग करते हुए, संतुलन के साथ इनको विकास पथ में भी हम आगे बढ़ाएं और इस आदिम जनजाति की जो मौलिक विशेषताएं हैं
वो भी बनी रहे और सरकार की योजनाओं को ये लोग फलीभूत करे, उसको एडाप्ट करे, इस सोच के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। बस्तर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ गोंड जाति की उपजाति मुरिया, माड़िया, अबुझ माड़िया, डंडामी माड़िया, धुरवा, परजा आदि निवास करते हैं। भले इन जनजातियों के बीच में रोटी बेटी का संबंध नहीं है, मगर ये कमोबेश इनका खान पान, रहन सहन एक सा है। ये अपना हर काम समूह में करते हैं, ये सामुदायिक जीवन यापन करते हैं और हर समय मनोरंजन के तलाश में रहते हैं। विशिष्ट आदिम जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को समेटे यह समुदाय आधुनिकता को अपनाकर भी सांस्कृतिक परंपरा से गहरे जुड़ा है। बस्तर के गोंड बस्तर की विशिष्ट जनजाति है। ये जनजाति अपनी जनजातीय विशेषताओं और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के लिए सदा से ही लोगों के आकर्षण का विषय रही है। हम ये देखते हैं कि बस्तर के गोंड समुदाय के लोग आज के इस आधुनिक दौर में भी अपने जड़ों से, अपने घरों से, अपने गांव से, अपनी संस्कृति और परंपरा से गहरे जुड़े हुए हैं। कारण ये कि ये लोग अपनी परंपरा और संस्कृति के प्रति गहरे आस्थावान होते हैं। ये उन्मुक्त भाव से जीवन जीने वाले हैं और यही कारण है कि प्रकृति से इनका रिश्ता बहुत समरस है। ऐसा लगता है कि बस्तर के ये गोंड एक वट वृक्ष हैं और ये बस्तर उनकी तपोभूमि है जहां पर ये वट वृक्ष लहरा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि बस्तर के गोंड समुदाय के लोग बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर हैं।